चैप्टर 46 खेल या सच। ऋषभ रूम में वापस आया और धीरे से बिस्तर पर लेटने लगा। तभी उसकी नजर किया पर गई। वो एक पल के लिए रुक गया और बस किया को देखने लगा। वो अपनी अतीत की यादों में चला गया। आज मुझे उस किया से बस जवाब चाहिए, आखिर क्यों ये सब हुआ। आज रीमा के साथ जो हुआ उसके पीछे बस किया की ही गलती है, ऋषभ चलते हुए बोला। उसने एक हाथ कमर पर रखा था जहां डॉक्टर ने स्टिच करके ड्रेसिंग किया था। वो रास्ते के साइड पर चले जा रहा था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा किया, सब कुछ बस तेरी वजह से हुआ है। ऋषभ की आंखों में गुस्सा और नफरत एक साथ जन्म ले चुकी थी। तभी उसने देखा पास से 3 गाड़ियां एक साथ निकली। ये तो जयकाल की गाड़ी है, पूरे शहर में शेर का फोटो यही पीछे चिपका कर रखता है और नंबर भी 4 सकता है। ऋषभ को कुछ गड़बड़ लग रही थी। साला मैं भी आज देखता हूँ कि इसकी पहुंच कहाँ तक है, ताकि जब इसके गुरूर को अपने पैरों से कुचलूं तब उसके चेहरे पर जो खौफ होगा उसे देखने में मजा आएगा। ऋषभ उस गाड़ी के पीछे जाने लगा। दर्द काफी हो रहा था उसे, मगर लंगड़ाता हुआ किसी तरह वो बस पीछा करने लगा। मगर कहा उसकी धीमी चाल और कहा गाड़ी की रफ्तार, दोनों का कोई मैच नहीं था। मगर किस्मत साथ थी कि करीब 15 मिनट बाद वो रास्ते के छोर पर पहुंच गया। भोपाल का वो फैक्ट्री एरिया था। वहां बस कुछ ही फैक्ट्री लगी हुई थी, जिस वजह से रात में ज्यादा काम नहीं होता था और इसीलिए जयकाल ने अपने काम को अंजाम दिया था। ऋषभ मुश्किल से वहां पहुंचा। उसने देखा कि आगे की तरफ 2 लोग थे। उसने तुरंत ही अपना रुमाल निकाला और मुंह पर ढक दिया और रोड की दूसरी तरफ चला गया। फिर उन लोगों की नजर में आए बिना आगे निकल गया। यहाँ कुछ तो चल रहा है, ऋषभ ने खुद से कहा। वो जैसे ही आगे पहुंचा फिर वापस से रोड क्रॉस किया और दूसरी तरफ पहुंच गया। ऋषभ आखिरी छोर पर था, रास्ता आगे खत्म हो चुका था और वहीं पर कपड़े की फैक्ट्री थी। उसने किसी तरह कचरे के बड़े से कंटेनर पर खुद को ऊपर उठाया और चढ़ गया। फिर धीरे से उसने वो दीवार पार की और दूसरी तरफ जंप कर दिया, मगर जैसे ही उसके पैर फर्श पर टकराए उसके दर्द की कोई सीमा ही नहीं रही। चिल्लाने से पहले ही उसने अपना हाथ मुंह पर रख दिया और दर्द को दबाने के लिए खुद के ही हाथ को जोर से काट दिया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और धड़कन भी दर्द हद से ज्यादा था। सरकारी अस्पताल से वो बोलकर तो निकल गया था, मगर यहाँ आना और जयकाल का पीछा करना उसे अब मूर्खता ही लग रही थी। मगर किस्मत को आजमाता हुआ उसने अपने आप पर भरोसा किया और फिर आसपास नजर फेरने लगा कि कहीं से वो अंदर जा सके। तभी उसे एक खिड़की दिखी, मगर वहां पहुंचना आसान नहीं था। मगर साइड में एक लोहे का कंटेनर था जिस पर ऋषभ चढ़ गया, मगर फिर भी वो ऊपर खिड़की तक नहीं पहुंच पा रहा था। सोच में पड़ा ऋषभ वापस से नीचे उतरा और आगे जाने लगा। कुछ तो मिल जाए यार, ऋषभ बोला और आसपास देखने लगा। तभी वहां पेड़ के नीचे उसे तेल का खाली डिब्बा मिला। यस, इससे काम बनाए तो अच्छा है, बोलकर ऋषभ डिब्बा अपने साथ लिए वापस आया और उस कंटेनर पर फिर से चढ़ गया। अब इसे यहाँ रखकर खिड़की तक पहुंच जाऊंगा, बोलकर ऋषभ ने तेल का डिब्बा खिड़की के नीचे रखा और फिर धीरे से ऊपर चढ़कर अंदर का नजारा देखने लगा। खिड़की काफी बड़ी थी, ऋषभ चाहता तो अंदर भी जा सकता था, मगर उसकी अकल उस वक्त घास चरने नहीं गई थी, इसीलिए वो बचा हुआ था। ऋषभ ने सामने का नजारा देखा, कुछ लोग बातें कर रहे थे। तभी ऋषभ ने वहां पर कुछ ऐसा देखा कि उसकी रूह कांप उठी। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। मोबाइल में देखता हुआ ऋषभ वीडियो को जूम करके रिकॉर्ड करने लगा। हद है, साले जयकाल और ये लड़की, क्या आफत है। ऋषभ का गला सूख गया था। ये तो ऋषभ अंदर खड़े कुछ लोगों को पहचान चुका था। साले तुम 4 भी यही हो, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मुझे दादाजी को ये सब बताना होगा, मुझे अंदर जाना होगा, ऋषभ बोला। नहीं नहीं, अंदर गया तो मुझे मार देंगे वो लोग, मुझे डर लग रहा दादाजी, उन लोगों के पास बंदूकें, रस्सी है। ऋषभ के बदन में थोड़ी सी कपकपी दौड़ चुकी थी। वो ऊपर से लेकर नीचे तक कांप चुका था। ऋषभ ने अभी भी रिकॉर्डिंग चालू रखा था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि ऋषभ की जान हलक में आ गई। डर के मारी कहीं उसकी चीख न निकल जाए, इसीलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया था। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई थी। ऋषभ अपनी बुरी यादों से बाहर आ चुका था और किया को देखे जा रहा था। माफ कर दे, तुझे सच नहीं बता सकता किया, तेरा गुस्सा नफरत सब कबूल है।
चाहकर भी इस सच को नहीं दिखा सकता जिसकी सच्चाई तक पहुंचकर तेरी इंसानियत दम तोड़ देगी। माफ कर देना तेरे रिशु को, मगर तेरी मासूमियत को दाव पर नहीं लगा सकता। ये लड़ाई सिर्फ मेरी है। तेरी नफरत भी कबूल होगी, जो सजा देगी कबूल होगी, मगर तुझे जिंदगी भर का दर्द नहीं दे सकता। ऋषभ मन में बोला, तुझे जिन लोगों ने इतना रुलाया, तेरी जो हालत की, वादा है मेरा अगर बदला खून के आंसू तक ना लिया तो मेरा नाम भी ऋषभ सिंघानिया नहीं। ऋषभ ने खुद से कहा। किया सो रही थी, काश ऋषभ अपने दिल का दर्द उसे बता सकता, मगर नहीं बता पाया। उसने अपने दर्द को चुनकर किया मासूमियत को बरकरार रखना चुना था। उस एक औरत ने मेरे चक्कर में तुझसे तेरा सब छीन लिया, अब मेरे चक्कर में खुद वो अपना सब कुछ बर्बाद करेगी। आई प्रॉमिस यू, तेरा था हूँ और हमेशा रहूंगा। ऋषभ किया को देखकर खुद से बोला। तभी किया बंद आंखों से बोली, ऋषु। किया हाथ रखती हुई बोली और आसपास हाथ फैलाने लगी। जहां उसने हाथ रखा था वहां ऋषभ नहीं था, जिस वजह से उसकी नींद खुल गई थी। आंखें खोलकर किया बेड पर बैठ गई। ऋषु, किया अपने बिखरे हुए बालों का जोड़ा बनाती हुई बोली। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही आपको? किया ने ऋषभ के माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा। सर में दर्द हो रहा था तो आंख खुल गई, ऋषभ बोला। और बाहर जाकर सिगरेट भी पी कर आए क्यों? सही कहा ना मैंने? ऋषभ हैरानी से किया को देखने लगा। कहीं इसने मुझे और टीना को? ऋषभ के चेहरे पर 12 बज चुके थे। यहाँ आओ, बोलकर किया ने ऋषभ को पास खींचा और उसका सर अपनी गोदी में रख दिया। लेटते वक्त ऋषभ को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, उसका हाथ ठीक ना होने की वजह से वो फुर्ती नहीं दिखा सकता था। चोट और गहरी बन सकती थी, जिस वजह से ऋषभ पूरा ध्यान रख रहा था कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। किया ऋषभ का सर दबाने लगी थी। ऋषु कितनी बार बोला सिगरेट मत पियो, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनते, किया डांट लगाती हुई बोली। ऋषभ कुछ नहीं बोला, बस चुप था। क्या हुआ ऋषु, नाराज हो मुझसे? किया ने पूछा। क्या तू मुझे छोड़कर चली जाएगी अगर तुझे मेरे बारे में कुछ बुरा पता चले तो? ऋषभ ने सामने देखते हुए पूछा। इस वक्त शायद ऋषभ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो किया से नजर मिला सके। ऐसा क्यों बोल रहे हो? किया ने पूछा। तू बोल ना प्लीज, ऋषभ ने पूछा। किसी लड़की का चक्कर है? किया ने धीरे से पूछा। ऋषभ कुछ नहीं बोला। हम यानी पक्का कोई लड़की है? किया बोली। ऋषभ अभी भी चुप था, ये देख किया ने आगे पूछा। क्या आपने उसके साथ सेक्स किया था या ऐसा कुछ? किया ने पूछा। ऋषभ ने आंख बंद करके बस अपना सर हिलाया और किया के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। माथा दबाते हुए उसके हाथ रुक गए। ऋषभ ने आंख खोलकर किया की तरफ देखा। किया के हाथ कांप रहे थे। किया को सब कुछ अपनी आंखों के सामने बिखरता हुआ दिख रहा था। सॉरी, ऋषभ बोला कि किया ने ऋषभ से कांपती आवाज में पूछा। कब किया था? किया के पूछते ही ऋषभ बोला। शादी से पहले, ऋषभ बोला। और अब? किया ने पूछा। कोई रिश्ता नहीं है, ऋषभ बोला। तो तब प्यार था आपको उससे? नहीं, बस कैजुअल था, सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए, ऋषभ बोला। और मैं? किया बोली। माय लाइफ, ऋषभ किया की आंखों में देखता हुआ बोला। किया अपनी आंखों में तूफान को संभाले थी, जिस तूफान को ऋषभ अंधेरे में भी देख पा रहा था। किया चुप होकर वापस से ऋषभ का सर दबाने लगी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो बोली, कितना प्यार करते हो मुझसे? हद नहीं पता, मगर पागलपन की आखिरी हद तक ही समझ ले, ऋषभ बोला। अच्छा हुआ सामने से बता दिया, अगर फिर ऐसा कुछ हुआ तो आप अपनी किया को सिर्फ खो नहीं दोगे, इस दुनिया से ही खो दोगे, किया धीरे से बोली। किया की आवाज नम हो चुकी थी। कभी गलती नहीं होगी, बस एक वादा कर दे, आंखों देखा कभी तू सच नहीं मानेगी जब तक मैं तेरे दाहिने कंधे पर हाथ रखकर तुझे ना बोलूं, ऋषभ ने कहा। किया समझ नहीं पाई कि दाहिना कंधा क्यों, पर उसने बस हाँ में अपना सर हिलाया। ऋषु हुआ क्या है? किया ने पूछा। कुछ नहीं, बस तू जैसी है वैसी ही रहे ना, शायद एक वक्त पर तू मुझे छोड़ ही देगी, मगर खुश रहे ना प्लीज, ऋषभ बोला। किया ना में अपना सर हिलात हुई बोली। नहीं छोड़ूंगी, मम्मा ने कहा था जिस रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होती है वो कभी टूटता नहीं। एक बात बताओ, सच सच एक बार ही सही, आखिरी बार बता दो, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो? किया के चेहरे पर मायूसी थी। जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, हद से ज्यादा।
काश कोई तरीका होता तो तुझे अपना प्यार नाप कर तोल कर दिखा देता, ऋषभ बोला। किया सर दबाती हुई बोली। मेरे लिए इतना काफी है पतिदेव, वादा है मेरा, अगर दूर करना चाहोगे तभी दूर नहीं कर पाओगे। अगर कोशिश भी की तो आखिरी सांस तक ले लूंगी पर आपको खुद से अलग नहीं होने दूंगी, आई प्रोमिस, किया बोली। ऋषभ के चेहरे पर सुकून था और किया के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। बस कर, थक जाएगी, आदत है, हर बार यूं ही दर्द करने लगता है, ऋषभ बोल। अब नहीं रहेगी, मैं हूं ना, सब दर्द ले लूंगी, किया मुस्कुराती हुई बोली। उसकी आंखों का पानी आंसू बनकर ऋषभ के चेहरे पर मोतियों की तरह गोल बूंदें बनकर गिरने लगा। मत रो, मेरी ग्लिसरीन काफी ज्यादा रोती है, ऋषभ बोला। किया की हंसी निकल गई। ऋषभ आगे कुछ बोलना चाहता था पर किया ने झुककर उसे किस कर दिया। अंधेरी रात में चित्रकार की कला का अद्भुत प्रदर्शन था वो लम्हा, मानो जिसे ऊपर वाले ने अपने हाथों से लिखा था। किया ऋषभ को सुलाकर उसके बाजू में ऋषभ की छाती पर हाथ रख कर सो गई। सुबह का वक्त था, ऋषभ और किया घर जाकर कपड़े बदलकर हॉस्पिटल आ चुके थे। दोनों ही वेटिंग एरिया से होकर ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट के पास गए थे, वहीं रुद्र की ओपन साइन सर्जरी भी शुरू हो चुकी थी। रुद्र के ऑपरेशन रूम में किया ऋषभ को आंख के डॉक्टर के पास लेकर आई थी। डॉक्टर ने ऋषभ की आंखों को देखा, सब ठीक से देखने के बाद कैसे फाइल में हिस्ट्री एंड फाइंडिंग्स लिखने लगे। ऋषभ बोर होकर बाहर आ गया। उसने देखा सामने फार्मेसी डिपार्टमेंट के सामने बेंच पर एक लड़का बैठा हुआ फोन में गेम खेल रहा था। ऋषभ उसके पास गया और बैठ गया। ऋषभ उसके फोन में देखने लगा, बच्चा आरपीजी गेम ऑनलाइन खेल रहा था। तो कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो? ऋषभ ने पूछा। हाँ, बच्चा गेम में फोकस करते हुए बोला। मैं भी खेलता हूँ, ऋषभ बोला। कौन सा मोड? बच्चे ने पूछा। सीजन वाला मल्टीप्लेयर, और जब दोस्त होते हैं तब बैटल रॉयल, ऋषभ ने कहा। सही है भैया, वैसे कितने टाइम से खेलते हो? उस लड़के ने पूछा। 2 साल से, ऋषभ बोला ही था कि वो लड़का ऋषभ को घूरने लगा। क्या हुआ? ऋषभ ने पूछा। झूठ मत बोलो, बड़े लोग कब से खेलने लगे? लड़के ने पूछा। क्यों, गेम पर लिखा हुआ होता है कि छोटे ही खेल सकते हैं, ऋषभ बोला, फिर आगे कहा। आज का ट्रेंड अलग है, लोग यूट्यूब पर गेम खेलकर पैसे कमाते हैं, ऋषभ ने कहा। अच्छा, तो आप यूट्यूब पर से पैसे कमाते हो? वो बच्चा बोला। उसकी उम्र करीब 12 साल की होगी। जनरेशन भी स्मार्ट हो चुकी ही, हमारे वक्त में हमें मुश्किल से सब आता था, अब तो 3 या 4 साल में ही बच्चे टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाते हैं। ना, मैं नहीं कमाता, सोचा था पर टाइम नहीं मिलता, बहुत काम होता है, ऋषभ बोला। क्यों, कहीं के बॉस हो जो टाइम नहीं मिलता? वो बच्चा बोला। हाँ हूँ, ऋषभ बोला। वैसे आपका चेहरा जाना पहचाना लगता है, तो मैं एक ऑफर दूं क्या? अगर पैसे कमाने हो तो, वो बच्चा बोला। बोला ना टाइम नहीं है, ऋषभ बोला। तभी किया पास आकर खड़ी हो गई। कुछ भी मत फेंको, मैं सोच रहा था कि आपको थोड़े पैसे मिल जाएंगे, पर खैर, जब लक्ष्मी जी तिलक लगाने खुद आई है और आप हो कि मुंह धोने जा रहे हो, वो बच्चा बोला। तो तू ही तिलक लगा दे मेरी तरफ से खुद को, ऋषभ बोला। काफी बदतमीज हो भैया, ऐसे तो आपको कोई लड़की नहीं मिलेगी और ना ही नौकरी, बॉस बाहर फेंक देगा, वो बच्चा बोला। किया हंसने लगी। अखंड बेइज्जती करते हो यार, ऋषभ बोला। देखो, सच सच होता है, इसमें इंसल्ट वाली कोई बात नहीं, खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए, वरना कभी आगे नहीं बढ़ोगे, समझे? वो बच्चा बोला। किया हैरान थी उस बच्चे के हाजिर जवाबी रवैये से। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ऋषभ ने पूछा। क्यों पूछ रहे? वो बच्चा बोला। ताकि तुझे यहाँ से बाहर फिकवा सकूं, ऋषभ ने कहा। ऋषभ की बात सुनकर किया हड़बड़ाए। ओ बॉय, किया सर पकड़ती हुई बोली। बॉस हो क्या, जो फिकवा दोगे? नाम शिवाय है, समझे भैया, गेमिंग में टॉप में हूँ, वो बच्चा बोला। और मैं तुम जैशों को बाहर फिकवाने में, ऋषभ बोल। ऋषु बस करो, बच्चा है, किया धीरे से बोली। अच्छा, कैसे फिकवाते हो, मैं भी देखता हूँ, शिवाय बोला। अच्छा, एक काम कर, तेरे मोबाइल में एक नाम सर्च कर, ऋषभ बोला। बोल लो, शिवाय ने कहा और अपना ब्राउजर ओपन कर दिया। ऋषभ सिंघानिया, ऋषभ ने कहा। ऋषभ सिंघानिया बोलकर शिवाय ने सर्च किया। जो आर्टिकल और तस्वीर सामने आई उसे देखकर शिवाय हैरानी से ऋषभ को देखने लगा।
आप द ऋषभ सिंघानिया हो। मोबाइल में जो फोटो थी और सामने जो ऋषभ था उन दोनों को मैच करता हुआ सिवाय बोला। ऋषभ हाँ में अपना सर हिलाने लगा। पाए लागू गुरुदेव, मुझे अपनी गेमिंग टीम में ले लो ना, बचा ऋषभ के पैर पकड़ता हुआ बोला। सभी आसपास के लोग ऋषभ और उस बच्चे को देखने लगे। किया भी हैरानी से दोनों को देखने लगी। जा यहाँ से, ऋषभ पैर दूर करता हुआ बोला। नहीं प्लीज, शिवाय बोला। आए छछूनदर दूर हट, सब देख रहे। ऋषभ आसपास देखते हुए शिवाय से बोला। नहीं, पहले बोलो कि आपने मुझे अपनी गेमिंग टीम में ले लिया। प्लीज गुरुदेव, मुझे पैसे चाहिए। शिवाय जिद पकड़ के बैठ गया। तभी उसकी मम्मी आ गई। ये क्या कर रहे हो शिवाय, खड़े हो जाओ, बोलकर उसकी मम्मी ने उसे उठा दिया। सॉरी भैया, उसकी मम्मी ने बोला। क्या कर रहे हो, चुपचाप बैठो यहाँ पर, उसकी मम्मी ने कहा और दवाई लेने चली गई। किया भी पास में जाकर दवाई लेने खड़ी हो गई। अरे मैडम प्लीज, आप लाइन में क्यों हैं? एक मिनट, उस फार्मासिस्ट ने कहा। अरे हरीश, मैडम के हाथ से फाइल लेकर दवाई लेकर मैडम को दे दे जल्दी, फार्मासिस्ट बोला। हरीश ने तुरंत ही किया के हाथ से फाइल ले ली। जी मैडम, आपकी दवाई, वो फार्मासिस्ट ने शिवाय की मम्मी को दवाई दी। कितना हुआ? शिवाय की मम्मी ने पूछा। जी मैडम, 4500 रुपए हुआ, फार्मासिस्ट बोला। शिवाय की मम्मी ने पैसे निकाले पर उन्होंने देखा पैसे कम पड़ गए थे। क्या आप कुछ दवाई कम कर सकते हो जो ज्यादा जरूरी ना हो? शिवाय की मम्मी ने कहा। मैडम सारी दवाई जरूरी है मगर पैसे कम है तो यहाँ से कम कर देता हूँ कुछ दवाई, पर बाहर जाकर जेनेरिक मेडिकल स्टोर से जरूर ले लेना, सारी दवाई जरूरी है, फार्मासिस्ट ने कहा। कोई बात नहीं, सारी दवाई दे दो, पैसे मैं दे दूंगी, किया बोली। पर आप क्यों दोगी? मैं बाहर से ले लूंगी, शिवाय की मम्मी बोली। कोई बात नहीं, मेरे पास ज्यादा है, अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो दिक्कत नहीं होगी मुझे, फिर अगर पैसे आ जाए तो इन्हें दे देना, किया बोली। कितने पैसे हुए इनके? किया ने पूछा। मैडम आप मालकिन है इस हॉस्पिटल की, अगर पता चला एचआर डिपार्टमेंट में तो मेरी नौकरी चली जाएगी प्लीज, फार्मासिस्ट बोला। किया का सच जानकर शिवाय की मम्मी हैरान थी। वही हरीश दवाई पैक करके आया और किया को ऋषभ की दवाई दे दी। चलती हूँ, किया मुस्कुराती हुई बोली। शिवाय की मम्मी भी वापस आकर शिवाय को लेकर जाने लगी। तभी शिवाय अपना हाथ छुड़ाकर वापस आया। आप कुछ करते क्यों नहीं? शिवाय ने ऋषभ से कहा। ऋषभ बिंदास बेंच पर बैठ था। ऋषभ को शिवाय की बात समझ नहीं आई। ठीक से बता, ऋषभ रुल्ली बात करते हुए बोला। पापा बीमार है, शिवाय सर झुकाए बोला। क्यों, क्या हुआ है? और मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ऋषभ ने कहा। पापा को लीवर का कैंसर है, जॉब जाने की वजह से शराब पीकर ये हालत हो गई। मम्मी मुश्किल से घर का और पापा का खर्चा उठाती है, शिवाय बोला। ऋषभ को सब समझ आ रहा था कि शिवाय क्या कहना चाहता था। तो मैं क्या करूं? ऋषभ ने कहा। किया पास खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। जॉब दे दो प्लीज, आपकी गेमिंग टीम में एक जगह खाली है, मुझे आना है। मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, चाहो तो आप मेरा टेस्ट ले लो, पर मुझे पेशों की जरूरत है। मम्मी को लगता है कि मुझे नहीं पता पापा के बारे में, पर मुझे सब पता है प्लीज। वो बच्चा हाथ जोड़कर खड़ा। ऋषभ के साथ किया भी हैरान थी, इतनी छोटी उम्र और इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। सोचूंगा, ऋषभ बोला, फिर आगे कहा। तेरे बाप का नाम क्या है? ऋषभ ने बेरुखी से पूछा। अनंत शिवदर्शनी, शिवाय बोला। ठीक है, मेरे गेमिंग क्लब का ऑफिशियल ईमेल पर अपना गेमिंग वीडियो और बायोडाटा भेज देना, ऋषभ बोला। शिवाय के चेहरे पर खुशी आ चुकी थी। थैंक यू गुरुदेव, शिवाय बोला। तथास्तु, ऋषभ मजाकिया अंदाज में बोला। शिवाय वापस अपनी मम्मी के पास चला गया। ऋषभ ने फोन निकाला और कॉल किया। हेलो मिस्टर विशाल भाटिया, ऋषभ बोला। जी सर, सामने से आवाज आई। हमारे हॉस्पिटल में अनंत शिवदर्शनी करके कोई पेशेंट है लीवर कैंसर का, उनकी ट्रीटमेंट फ्री कर दीजिए, जितना भी पैसा लगे, और मुझे स्टेटस देते रहे ना, ऋषभ बोला और फोन रख दिया। फिर एक और कॉल किया। हेलो नेहारिका, शिवाय करके किसी बच्चे का ईमेल आएगा, मुझे इन्फॉर्म करना, भूलना मत वरना मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, ऋषभ बोला। जी सर, डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगी जब मेल आएगा तब, निहारिका ने कहा। ऋषभ ने फोन जेब में डाला और उठकर जाने लगा।
सभी आईसीयू के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। नताशा और बाकी दोस्तों की गैंग भी वहीं पर थी। तभी ऋषभ और किया आ गए। नताशा भागकर अपनी भाभी के पास आई और बातें करने लगी। तभी आर्यन पास आया। भाई आप ठीक तो है ना? आर्यन ने पूछा। हाँ ठीक हूँ, अभी सबको बोल दे कोई पास आकर डिस्टर्ब ना करे, आर्यन को समझाते हुए ऋषभ बेंच पर जाकर बैठ गया। कैसे है पराए ससुर जी, आई मीन सौतेले ससुर जी? ऋषभ मुस्कुराते हुए रमेश साहा यानी किया के चाचा को देखकर बोला। अपनी बकवास बंद करो समझे तुम? रमेश सामने देखता हुआ बोला। कमाल है ससुर जी, मैं आपको इतने प्यार से बुला रहा हूँ और आप हो कि मुझसे रूठ गए हो, ऋषभ बोला। मुझे तुम जैसे लोगों की शकल भी नहीं देखनी, पता नहीं किस मनहूस दिन में तुम मेरी बेटी की जिंदगी में आए थे, रमेश बोला। कमाल है ससुर जी, अगर इतनी ही नफरत है मुझसे तो उस दिन हॉस्पिटल में अपनी मुंह दिखाई करवाने क्यों आए थे फिर? ऋषभ बोला। रमेश को समझ नहीं आया कि ऋषभ क्या बोल रहा था, वो उलझन में था। तभी ऋषभ आगे बोला। वैसे मानना पड़ेगा, चाकू की धार और आपका वार वाकई जानलेवा था। वो तो अच्छा हुआ आपकी बेटी यानी मेरी सती सावित्री जैसी धर्मपत्नी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो आपके खंजर ने मेरे दिल में अपनी जगह बना ही ली थी, ऋषभ बोला। रमेश साहा के माथे पर पसीने की बूंदें जमा होने लगी थी। वैसे मानना पड़ेगा काफी तेज था, अभी भी हाथ में दर्द कर रहा है, बोलकर ऋषभ अपने दाहिने हाथ की कलाई को रमेश साहा को दिखाता हुआ मोड़ने लगा। तुम्हें कैसे पता कि उस रात में था जो यहाँ? तुम्हें, बोलते हुए रमेश साहा चुप हो गए। ऋषभ के चेहरे पर कातिल सी मुस्कान थी। रमेश की फट चुकी थी। आज तक इतना बड़ा झटका लाइफ में शायद पहली बार उन्हें किसी ने दिया होगा। हाय फ्रेंड्स, आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट करें। कुछ लोगों को लास्ट एपिसोड में काफी दिक्कत हुई थी कि ऋषभ बुरा है, वो किया को डिजर्व नहीं करता। आई टोल्ड यू कि ये एक डार्क लव स्टोरी है, यहाँ कोई नॉर्मल नहीं है। ऋषभ के बारे में गलत राय मत बनाए, पहले सब देखिए फिर फैसला कीजिए। अगर कल का एपिसोड आपने पढ़ा हो तो उसमें टीना को किस करने के बाद ऋषभ ने अपने होठ साफ कर दिए थे। किया को किस करने के बाद ऋषभ क्यों अपने होठ साफ नहीं करता, आपको ऋषभ की इसी हरकत से समझ जाना चाहिए था। डिटेल्स मैटर करती है ऐसी स्टोरी में। स्टोरी में बहुत कुछ चल रहा, आप सब थ्रिलर और सस्पेंस का मजा ही बिगड़ रहे हो। प्लीज, मैंने पहले भी कहा था शब्दों पर ध्यान दो, पर किसी ने ऐसा नहीं किया जिस वजह से आप सबको ऋषभ ही गलत लगा। प्लीज देखिए फिर कहिए, एक या दो एपिसोड में जज मत कीजिए प्लीज। आज स्टोरी का थ्रिल ही खत्म कर देते हो, ऐसे तो स्टोरी बिगड़ जाएगी। प्लीज शांति रखिए। यहाँ कोई अलग नहीं होने वाला, काफी बार आपको ये बात बता दी गई है फिर भी यही हाल है। चैप्टर 47, लाओ मैं खिला देती हूँ। रमेश डर से कपकपाया ऋषभ को देखे जा रहा था। आज शैतान कैसा दिखता है, ये शायद अब जाकर रमेश को पता चला था। बताओ तुम्हें कैसे पता कि मैं ही तुम्हें मारने आया था? रमेश धीरे से बोला। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली थी, उसकी आंखों में अंगारे दिख रहे थे। डर और गुस्सा दोनों एक साथ चेहरे पर उभर आया था। पराए ससुर जी, एक बात बोलूं? ऋषभ ने पूछा। बको, वो बोला। यार इतना गुस्सा क्यों? चलो मैं आपको जोर का झटका धीरे से देता हूँ, ऋषभ बोला। रमेश की फटकर चार हो गई थी। जिंदगी में ऋषभ जैसा कमीना इंसान आज तक नहीं मिला था उसे। तुम जैसा कमीना नहीं देखा मैंने, रमेश बोला। एक नंबर का, ना दो ना तीन, हो तो एक नंबर का, नहीं तो ना हो। वैसे आप भी कुछ कम नहीं है, मुझे पता है। आप किया को यहाँ किस लिए लेकर आए हो? ऋषभ उंगली दिखाता रमेश का मजाक उड़ाता हुआ बोला। रमेश का गला सूख गया था। उसके माथे से पसीने की बूंदें नीचे पैरों पर गिर रही थी। कमाल है, पूरा हॉस्पिटल सेंट्रल एसी है फिर भी गर्मी लग रही आपको। आपकी तबीयत तो ठीक है ना पराए ससुर जी? ऋषभ रमेश की टांग खींचता हुआ बोला। तुम जाओ यहाँ से। रमेश की सांसें फूलने लगी थी। अच्छा तो आप ये कह रहे हो कि मैं जाकर किया को सब सच सच बता दूं, यही ना? ठीक है फिर, बोलकर ऋषभ उठने लगा। नहीं रुक जाओ, मेरा मतलब बैठ जाओ, रमेश बोला। आपका हुक्म सर, आंखों पर मेरे पराए ससुर जी। ऋषभ वापस अपनी जगह बैठ गया। रमेश की हालत खराब हो चुकी थी। वैसे काफी प्लानिंग करनी पड़ी होगी किया को बहला फुसलाकर यहाँ लाने के लिए, क्यों? सही कहा ना मैंने, ऋषभ तंज कसते हुए बोला। रमेश अपने चेहरे पर आया पसीना पोंछने लगा था।
चाहते क्या हो तुम? पैसे चाहिए तो बोलो, जितना मांगोगे उतना दूंगा, रमेश बोला। 2,50,000 करोड़ का मेरा साम्राज्य है। जब चाहूं जिसकी चाहूं उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। मेरी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा दो कि यहाँ बैठे बैठे मैं आपकी बेटी का रेप भी करवा दूंगा और खून भी। पर घंटा भी आप मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। और आप मुझे पेशों की हुट दे रहे हो। ये कैसी बदतमीजी है आपके जमाई के साथ? ऋषभ ऐसे बोला कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सच था, एक एक शब्द जो ऋषभ ने बोला था, इतने पेशों के साथ कोई कुछ भी करवा सकता था, इसीलिए तो वो अकेले भौकाल मचाए खड़ा रहता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। अपनी बेटी के बारे में ये सब सुनकर रमेश की जान हलक में आ चुकी थी। प्लीज मेरी बेटी को इसमें मत घसीटो, रमेश भीगी बिल्ली की तरह बोला। ठीक है, आप बोलते हो तो उसे छोड़ देता हूँ, ऋषभ बोला, फिर आगे कहा। वैसे एक आखिरी बात करनी थी आपसे, इसीलिए यहाँ आया था, ऋषभ बोला। क्या? रमेश ने कहा। मैं ऋषभ सिंघानिया ये वचन देता हूँ कि मैं आपकी जान जरूर लूंगा, वो भी अपने हाथों से, बड़ी शिद्दत के साथ, गुरूर के साथ, अरे हैवानियत के साथ, ऋषभ ने कहा। ये क्या बोल रहे हो? रमेश बोला। क्यों डायलॉग पसंद नहीं आया? ठीक है, फिर सिंपल भाषा का प्रयोग करता हूँ, ऋषभ बोला और आगे कहा। आपकी जान हलक से खींच कर निकालूंगा और आप उफ तक नहीं कर पाओगे। वादा है मेरा, देर से ही सही पर मारूंगा तो सही, वो भी जान से, ऋषभ बोला। ऋषभ के चेहरे पर शैतानियत साफ साफ दिख रही थी, वो किसी शैतान की तरह मुस्कुरा रहा था। टिक टॉक बोलकर ऋषभ खड़ा हुआ और जाने लगा। तभी किया ने उसे आवाज लगाई। ऋषु, उद्धरण चिन्ह। किया पास आई। मर गया, ऋषभ बोला। क्या बोले? किया शक करती हुई बोली। कुछ नहीं जान, ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला। चुप रहो, अच्छे से जानती हूँ सीधी बात को भी टेढ़ी करके बोलते हो आप, किया बोली। उसे डायलॉग बाजी बोलते हैं जाना, ऋषभ बोला। अच्छा पति, किया हाथ पकड़ी हुई बोली। जाना तूने नहीं जाना, मुझे नहीं पहचाना मेरी माशुकाना, ऋषभ बोला। तो अब पहचान लूंगी, पूरी लाइफ पड़ी है, किया बोली। जरूरत नहीं बाय, ऋषभ बिचकता हुआ बोला और जाने लगा कि किया ने उसे पास खींचा। क्या है? ऋषभ बोला। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ऋषु, आपको एसिडिटी हो जाएगी, किया फिक्र करती हुई बोली। जानता हूँ मेरी माँ, मैं वही जा रहा कैंटीन में, ऋषभ बोला। वहाँ सब आपको पहचान लेंगे, किया बोली। तो क्या करूँ, भूखा रहूं? ऋषभ चिढ़ता हुआ बोला। गुस्सा क्यों हो? मैं बस ये बोल रही कि किसी रूम में या यहाँ मंगवा कर खा लो ना, किया बोली। जरूरत नहीं, मैं कोई जुगाड़ लगा लूंगा, ऋषभ ने मुंह फेरते हुए बोला। वो मैं देख लूंगा, छोड़ मुझे, ऋषभ ने खुद को छुड़ाया और फिर नीचे पार्किंग में चला गया। हद है, ये खाएंगे नहीं ठीक से, फिर भूख के मारे सब पर गुस्सा निकालेंगे, किया खुद से बोली। फिर आर्यन को बताकर सीधा नीचे कैंटीन में चली गई। आर्यन बाकी सबके पास आकर बैठा। क्या हुआ भाभी, और भाई कहाँ है? नताशा ने आर्यन से पूछा। कुछ नहीं, भाई को भूख लगी है इसीलिए नीचे गए हैं, आर्यन बोला। तभी ध्रुव ने कहा, देखो अंडरग्राउंड प्ले शुरू होने वाला है, सब बोलो कितने पैसे जमा हुए हैं। ध्रुव की बात सुनकर सभी बताने लगे। मेरे पास 3.5 लाख है अभी, मिहिर बोला। मेरे पास 4,50,000 है, मयूर बोला। मेरे पास बस 1 लाख ही है, रौनक बोला। सभी को रौनक की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पता था और किसी ने भी रौनक से उम्मीद नहीं लगाई थी, क्योंकि सभी जानते थे कि रौनक के घर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। मेरे पास 10 लाख है, मयूर बोला। शाबाश मेरे टाइगर, ध्रुव बोला। मेरे पास लगभग 1.5 लाख है, पर गेम के वक्त में 2 लाख तक जमा कर दूंगा, मोहित ने बताया। और मेरे और आर्यन के पास टोटल मिलाकर 14 लाख है, नताशा बोली। क्या बे सिंघानिया होकर भी इतनी कंजूस, मयूर बोला। यार कंजूसी नहीं है, जब से ड्रग्स की बात घर पर पता चली है मेरी पॉकेट मनी ही बंद कर दी है। ये तो मेरे कुछ बचाए हुए पैसे थे और ज्यादातर पैसे आर्यन के ही है, नताशा मुंह फुलाए बोली। और मेरे पास लगभग 12.5 लाख है, ध्रुव बोला। मतलब टोटल मिलाकर 47,50,000 के आसपास है, और अंदर हिस्सा लेने के लिए हमारे पास टोटल 50 लाख मिनिमम चाहिए, तब जाकर उस टोनी के बच्चे को सबक सिखा पाएंगे, मयूर बोला। यानी 2.5 से 3 लाख अभी भी कम पड़ रहे, रौनक बोला।
यानी किसी को और पैसे जमा करने होंगे, नताशा बोली। पर सबकी लिमिट आ चुकी है, इससे ज्यादा मांगेंगे तो शक हो जाएगा और फिर पिछले साल की जैसी हालत हो जाएगी, मयूर बोला। तो अब क्या करे? आर्यन ने पूछा। एक काम करो, सब लोग थोड़ा थोड़ा जमा करो, आखिरी वक्त तक कितना होता है देखते हैं, फिर कम पड़ा तो मार्केट में से उठा लेंगे, ध्रुव बोला। सही है, मयूर ने कहा। इस बार उस टोनी से हारे हुए पैसे वापस लेकर रहेंगे, ध्रुव गुस्से से बोला। हाँ सही कहा, मिहिर बोला। यार उस सिनसिनाटी का कुछ करो यार, उसने सच में फंसा दिया था, वो तो लास्ट बार दिमाग चला तो बच गए थे, वरना पुलिस स्टेशन में होते, नताशा बोली। पर फायदा क्या हुआ? आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए थे, मिहिर हाथ मारता हुआ बोला। मतलब? आर्यन ने पूछा। मतलब कि पुलिस से तो बच गए थे, मगर हम सब के भाई बहन ने देख लिया था रोड पर, वो भी आधी रात को, मुर्गा बनाया था सबको, मयूर रोता हुआ मुंह बना के बोला। ऊपर से वीडियो रिकॉर्ड करके फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किया था। साला 1 महीने तक सभी मुर्गा आया देखो मुर्गा आया बोल के चिढ़ा रहे थे, ध्रुव अपना दुख जताते हुए बोला। सभी गम खाए आगे का प्लान सोचने लगे। दूसरी तरफ ऋषभ ने पार्किंग में अपनी गाड़ी में से बड़ा सा काला चश्मा पहन लिया और फिर मफलर डालकर ऊपर कैंटीन की तरफ जाने लगा। ऋषभ कैंटीन में आया और अपना ऑर्डर देकर सामने की कोने वाली जगह पर जाकर बैठ गया। ये जगह मस्त है, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऋषभ पानी पीते हुए बोला कि किया सामने आकर बैठ गई। तू यहाँ? ऋषभ चौंकता हुआ बोला। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? किया ने पूछा। हाँ, ऋषभ बोला। वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, किया ने जवाब दिया। जा यहाँ से, जब देखो तब परेशान करने आ जाती है, छू। ऋषभ बोला। उसका बच्चे जैसा बेहावे देखकर किया की हंसी छूट गई। वो हंसने लगी, ये देख ऋषभ मुंह फुलाए बैठ गया। किया उठी और ऋषभ के पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। ऋषभ चुप था। ऋषु, किया प्यार से बोली। भाड़ में गया, ऋषभ गुस्सा करता हुआ बोला। मार खाओगे जो फिर से बोला है तो, समझे, किया डांट लगाती हुई बोली। ऋषभ मुंह फेरकर दूसरी तरफ देखने लगा। तभी उसका नाश्ता आ गया। कैंटीन वाले भाई ने नाश्ता रखा ही था कि ऋषभ का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बुलाओ अपने बॉस को, मैंने दलिया नहीं मांगा था, ऋषभ गुस्से से बोला। थैंक यू, आप जाए, किया बोली, फिर ऋषभ से कहा। लाओ मैं खिला देती हूँ, आपको नहीं आएगा, किया ऋषभ को देखती हुई बोली। किया जानती थी कि ऋषभ के दोनों हाथ अभी ठीक नहीं थे और जल्दी ठीक करने के लिए कम से कम मूवमेंट रखना था, इसीलिए किया ऋषभ से ऐसा कोई भी काम नहीं करवाना चाहती थी जिससे ऋषभ को और दर्द हो और उसकी हाथ की कंडीशन और खराब हो, इसीलिए वो ऋषभ को अपने हाथों से खिलाना चाहती थी। ओए ये क्या कर रही, मैंने मस्त चीज पिज्जा ऑर्डर किया था और तूने उसे भगा दिया, बोलकर ऋषभ रुका, उसके दिमाग की बत्ती जली। ये सब तेरा क्या धरा है, क्यों, सही कहा ना मैंने? बोल, ऋषभ गुस्से से आग बबूला होकर किया को देखे जा रहा था। हाँ तो, किया बोली। मेरा पिज्जा वापस मंगवा, ऋषभ टेबल पर हाथ मारता हुआ बोला। तभी कुछ लोगों का ध्यान उन दोनों की तरफ गया, ये देखकर किया ने ऋषभ को चुप रहने का इशारा किया। मैंने कहा मुझे मेरा पिज्जा चाहिए, ऋषभ बोला। आपके 6 पैक एब्स बचेंगे ही नहीं, फिर इतना फैटी फूड खाओगे तो, किया बात को दबाती हुई बोली। मुझे मत सीखा, ठीक होने के बाद 3 या 4 महीने में वापस बना लूंगा, समझी, ऋषभ बोल। किया समझ चुकी थी कि ऋषभ ऐसे तो नहीं मानने वाला था। ऋषु, उद्धरण चिन्ह, कुछ भी नहीं सुनना, ऋषु बोलकर फिर अपनी भोली चुपड़ी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवा लेती है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं सुनने वाला, ऋषभ ने कहा। अरे मैं ये नहीं बोल रही, बोलकर किया ने चम्मच उठाए और दलिया चम्मच में लेकर फूंक मारने लगी। तो क्या बोल रही, ऋषभ बोला। अरे मैं ये बोल रही कि आपको पता है ये मफलर और काला चश्मा पहनकर कोई फायदा नहीं होने वाला, किया बोली। मतलब क्या है तेरा, ऋषभ ने पूछा। बोलूं क्या, पर आप बुरा मान जाओगे, किया बोली। नहीं मानूंगा, ऋषभ बोला। अरे मान जाओगे सच्ची, किया बोली। नहीं मानूंगा, ऋषभ बोला। पक्का, किया ने पूछा और मौका देखकर ऋषभ के मुंह में चम्मच डालकर दलिया खिला दिया और आगे कहा। सच्ची? आप नहीं मानोगे, किया ने पूछा। हाँ सच्ची मुच्ची जो भी है अब बता जल्दी से, ऋषभ ने पूछा। तभी किया ने फिर चम्मच से दलिया खिला दिया और तुरंत बोली।
वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल है, उसमें सब लोग भेस बदलते हैं, मगर ये रियल लाइफ है ऋषु। कोई बच्चा भी जिसने आपकी तस्वीर भी देखी होगी वो आपको देखकर पहचान लेगा, समझे? किया बोली। जैसे जैसे वो ऋषभ से बात कर रही थी वैसे वैसे उसे दलिया खिल रही थी। ऋषभ उसकी बातों में उलझा हुआ था। चल चुप थी, कोई नहीं पहचानेगा, मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ जो हर कोई मुझे देखकर बैठा है, ऋषभ बोला। तभी किया ने वापस से दलिया खिलाया और आगे कहा, हाँ वो भी सच है, मगर आप लड़कियों में फेमस तो हो ही, उनका क्या करोगे, वो तो आपकी डाई हार्ड फैन है, कहीं से भी पहचान लेगी। किया हैरानी के भाव अपने चेहरे पर लाती हुई बोली। चल चल अवे, कुछ भी मत फेंक, ऋषभ बोला। अरे सच्ची आप हॉट हो, सेक्सी हो, कोई भी लड़की फिदा हो जाएगी, किया बोली। सच बता, तू मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रही है ना, बोल, ऋषभ ने पूछा। किया ने दलिया खिलाते हुए हाँ में अपना सर हिलाया। पता था, ला मेरा पिज्जा मैं वही खाऊंगा, ऋषभ मुंह फुलाए बोला। सॉरी ऋषु, पर आप अब पिज्जा नहीं खा सकते, फिनिश, बोलकर किया ने दलिये का बाउल ऋषभ को दिखाया। ऋषभ हैरानी से किया को देखने लगा। तूने मुझे बेवकूफ बनाया, ऋषभ गुस्से से बोला। हाँ, किया हंसती हुई बोली। वो जोर जोर से हंसने लगी थी। हंसले में पिज्जा खाऊंगा, ऋषभ बोला। ऋषु एक बात बोलूं? मत बोल, ऋषभ बोला। ठीक है, बोलकर किया आगे बोलने लगी। आप पिज्जा नहीं खा सकते, आप डाइटिंग पर हो, आप दिन में लिमिटेड हेल्थी न्यूट्रिशन फूड ही खाते हो। अगर खुद का रूल तोड़ोगे तो आप ही को दिक्कत होगी बुद्धू। एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपने खाना कम कर दिया ताकि आपकी बॉडी में फैट ना बढ़ जाए, और अब आप अपना ही रूल तोड़ रहे हो। किया का तीर निशाने पर जा लगा था। ऋषभ ने अपनी बॉडी आउट ऑफ शेप ना हो जाए इसीलिए डाइटिंग स्टार्ट किया हुआ था, और किया ने इसी बात का फायदा उठा लिया था। ऋषभ चुप था, उसके अरमानों पर किया ने बाल्टी भर के जो पानी फेर दिया था, उस वजह से अब उसकी हिम्मत ही नहीं थी आगे कुछ सोचने या बोलने की। पानी पिलो ऋषु, किया प्यार से ऋषभ के होठों के पास पानी का ग्लास रखती हुई बोली। कंटिन्यू, आज के लिए इतना ही, आगे और टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे, प्लीज थोड़ा धीरज रखना, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आज का चैप्टर अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट फ्रेंड्स।